जोड़ने के लिए। किसान संगठनों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत की तारीख तय हो गई है। 30 दिसंबर यानी कल सरकार और किसान एक बार फिर आमने सामने। करीब 15 दिन बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत होगी तो उम्मीद की जा रही है कि समाधान निकलेगा। इससे पहले किसानों ने शनिवार को सरकार को चिट्ठी लिखकर मंगलवार 11 बजे मीटिंग का वक्त दिया था। उन्होंने 4 शर्तें भी रखी, लेकिन सोमवार को कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने संयुक्त किसान मोर्चा को पत्र लिखकर बातचीत के लिए आमंत्रित किया। 2 पन्नों के इस लेटर के पहले पैराग्राफ में 40 किसान संगठनों को लिखा गया है कि जैसा कि आपने बताया कि किसान संगठन खुले मन से बातचीत करने को हमेशा तैयार रहे हैं और आगे भी रहेंगे। भारत सरकार भी साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्रालय की तरफ से भेजी गई इस चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि कृषि कानून वापस लेने की प्रक्रिया, एमएसपी की गारंटी समेत किसान संगठनों के 4 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इससे पहले सरकार और किसानों के बीच आखिरी बार 5 दिसंबर को 5वें दौर की वार्ता हुई थी, जिसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला था। अब 30 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत के लिए किसान संगठनों ने हामी भरी है। बदल लेने तारीख 30 में चले जाएंगे। तो क्या लगता है 30 में निचोड़ निकल पाएगा, कुछ चीज का समाधान निकल पाएगा? और क्या पता वहाँ जाएगा भाई, मुकदमे से पहले किसे फैसले का पता है। हाँ, ये तो मुकदमा है। किसान आंदोलन वैसे तो गैर राजनीतिक है, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज इसमें लगातार दखल दे रही हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर 30 दिसंबर की बैठक में समाधान नहीं निकलता है तो सभी पार्टियों को साथ बैठना होगा और कुछ सोचना होगा। 30 तारीख की मीटिंग में क्या होता है तो देखेंगे। कुछ रास्ता निकाला तो हमें खुशी है, नहीं निकाला तो हमें बैठना होगा, सोचना होगा। कृषि मंत्री ने शरद पवार पर हमला किया। तोमर ने कहा कि यूपीए के समय में मनमोहन सिंह और तब के कृषि मंत्री शरद पवार ऐसा ही कृषि बिल लाना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। मनमोहन सिंह जी, शरद पवार जी, वे भी चाहते थे कि कानून बन जाए, लेकिन दबाव और प्रभाव का सामना नहीं कर पाए। इसके कारण वो ये कानून बनाने का यश प्राप्त नहीं कर पाए। इसी बीच समाज सेवी अन्ना हजारे ने ऐलान किया है कि वो अगले महीने दिल्ली में किसानों के पक्ष में आंदोलन शुरू करेंगे। पंजाब में किसानों के समर्थन पर मोबाइल टावर्स में तोड़फोड़ करने वालों को सीएम की कड़ी चेतावनी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा है। पंजाब के अलग अलग इलाकों में मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मोगा से लेकर मानसा तक और तरन तारण से लेकर फिरोजपुर तक मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचाने की तस्वीरें सामने आई हैं। लोग मोबाइल टावर के दफ्तरों में ताला लगा रहे हैं। कर्मचारियों को ऑफिस के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा और जब कुछ पूछा जाता है तो किसान आंदोलन की बात करते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। पता लगा कि जियो के इंजीनियर और पुलिस पार्टी साथ आई है और गांव के पास गुरुद्वारों में भी अनाउंसमेंट हुई है। परिवार के जो भी लोग हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब इकट्ठे होकर उन्होंने जियो टावर का घेराव किया और विरोध किया। सबका कहना था कि जब तक मोदी सरकार कानून वापस नहीं लेती, हम ये कॉर्पोरेट घरानों की तानाशाही नहीं चलने देंगे। मोबाइल टावर्स में तोड़फोड़ करने वालों से पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सख्ती से निपटने को कहा है। अमरिंदर सिंह ने कहा, राज्य में इस तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पंजाब के 22 जिलों में टेलीकॉम कंपनियों के 21,306 मोबाइल टावर्स हैं। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में 1,561 मोबाइल टावर्स को निशाना बनाया गया। इनमें 146 मोबाइल टावर्स पर तो सोमवार को ही धावा बोला गया। 32 टावर्स की सप्लाई काट दी गई। इसकी वजह से बाकी 114 मोबाइल टावर से भी सर्विस डिस्कनेक्ट हो गई। अभी तक 433 टावर्स की पावर सप्लाई रिस्टोर की जा चुकी है, लेकिन काफी काम बाकी है, क्योंकि जब तक इंजीनियर्स एक जगह सप्लाई ठीक करते हैं तो दूसरी जगह से हंगामे की खबर आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के लोगों को सौगात देने वाले हैं। मोदी ईस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरे दिन रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। एक दिन पहले उन्होंने दिल्ली वालों को जहां ड्राइवरलेस मेट्रो का न्यू ईयर गिफ्ट दिया, तो वहीं आंदोलन कर रहे किसानों को 100वीं किसान रेल को हरी झंडी देकर भी सौगात देने की कोशिश की।
अब आज प्रधानमंत्री मोदी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन करने वाले हैं। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत करेंगे। फ्रेट कॉरिडोर के शुरू होने से कानपुर की एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, औरैया का डेयरी सेक्टर, इटावा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ब्लॉक प्रिंटिंग, फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री, खुर्जा के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, हाथरस की हिंग इंडस्ट्री और अलीगढ़ की हार्डवेयर इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। फ्रेट कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। यूपी में 351 किलोमीटर का ये सेक्शन 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस रेलवे सेक्शन की वजह से कानपुर दिल्ली रूट का रेल ट्रैफिक भी कम होगा। मोदी आज प्रयागराज में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर की भी शुरुआत करेंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। ये रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। इस किसान रेल के जरिए संगोला से अनार, संतरे और अंगूर जैसे फल 40 घंटे में 2000 किलोमीटर दूर बंगाल तक पहुंच जाएंगे। मोदी ने कहा उनकी नीयत साफ है और नीति भी क्लियर है। उनका एक ही लक्ष्य है, किसानों का फायदा। छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की भी शुरुआत की। दिल्ली के जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर बिना ड्राइवर के मेट्रो चलेगी। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को आज ईडी के सामने पेश होना है। ईडी की इस कार्रवाई से पहले संजय राउत गुस्से में हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पीएमसी बैंक घोटाले में आज ईडी वर्षा राउत से पूछताछ करेगी। ये तीसरी बार है जब ईडी ने वर्षा राउत को पूछताछ का समन भेजा है। पहले 11 और 22 दिसंबर को ईडी ने वर्षा राउत को समन भेजा था। दोनों बार हेल्थ ग्राउंड पर पूछताछ में शामिल नहीं हुई थी वर्षा राउत। ईडी के नोटिस के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। संजय राउत की पत्नी तो मीडिया के सामने नहीं आई, लेकिन संजय राउत सामने आए और बीजेपी पर खूब बरसे। बंदर जब दारू पीता है तो ज्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में प्रवीण राउत नाम के एक आरोपी की पत्नी के साथ वर्षा राउत का 50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। वर्षा राउत को उसी लेन देन के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि वर्षा राउत की ओर से कहा गया है कि इसे संपत्ति की खरीद के लिए उधार लिया गया है। इस मामले में ईडी ने पहले ही प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया था। प्रवीण की पत्नी के अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन वर्षा राउत के अकाउंट में किया गया था, उसे लेकर ईडी जानकारी जुटाना चाह रही है। लेकिन संजय राउत इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। हमारा क्या है, हमारा तो 50 लाख का लोन का मामला है ना। अरे 50 लाख का ठीक है, 50 करोड़ कर लो आप उसमें। मैं नहीं डरने वाला। उनको भी पता चलेगा किससे पंगा लिया है। तो संजय राउत का इतना हंगामा करने की आवश्यकता क्या है? पैसा चोरी का है, हिसाब तो देना पड़ेगा। एक तरफ संजय राउत बीजेपी पर भड़क रहे थे, दूसरी ओर शिवसेना के कार्यकर्ता फुल एक्शन में थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय का एक बैनर प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर पर लगा दिया। मध्य प्रदेश में आज से लव जिहाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। शिवराज सरकार आज अध्यादेश जारी कर इसे अमली जामा पहनाने जा रही है। बेटियों की सुरक्षा के लिए एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये जज्बा अब कानूनी रूप लेने जा रहा है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में आज से लव जिहाद को रोकने वाला कानून लागू होने जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान सरकार आज अध्यादेश जारी कर इसे कानून का रूप देने जा रही है, तो उधर हरियाणा में भी ऐसे ही कानून की तैयारी है। एमपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पिछले दिनों धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 के मसौदे को कैबिनेट में सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी थी, लेकिन कोरोना की वजह से विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित होने से यह कानून का रूप नहीं ले सका था। अब आज अध्यादेश लाकर इसे लागू किया जाएगा। अध्यादेश लाके हम इनको लागू करेंगे, चाहे धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 हो, जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं, जिसमें धर्मांतरण, लोभ, लालच, प्रलोभन और अलग अलग गलत इरादों से जो करते हैं वो हम नहीं होने देंगे। वो कानून हमने सख्त बनाया है। कल अध्यादेश के जरिए और बाकी विधेयक भी अध्यादेश के जरिए लागू करेंगे।
एमपी के लव जिहाद कानून के मसौदे में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और उसका धर्म परिवर्तन कराने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला कलेक्टर को 60 दिन पहले सूचना देना जरूरी होगी। 60 दिन पहले सूचना नहीं दिए जाने पर 3 से 5 साल तक की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति जनजाति के धर्म में बदलाव किए जाने पर 2 से 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले यूपी और अब एमपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद हरियाणा और कर्नाटक में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून जल्द बन सकता है। पिछले हफ्ते अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बोलपुर में रोड शो किया था। इसके जवाब में आज ममता बनर्जी भी उसी जगह पर रोड शो कर अपनी ताकत दिखाने जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो का जवाब ममता बनर्जी आज वैसे ही रोड शो से देने वाली है। आज बोलपुर में उनके रोड शो को ग्रैंड बनाने की पूरी कोशिश है। ममता के रोड शो की थीम रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता रहेगी। बंगाल के कई कलाकार इस रोड शो में शामिल होंगे और रविंद्र संगीत पेश करेंगे। वहीं झाड़ग्राम में शुभेंदु अधिकारी का विरोध हुआ। टीएमसी वर्कर्स ने उनके काफिले को काले झंडे दिखाए। सोमवार को ममता बनर्जी 2 दिन के दौरे पर बीरभूम पहुंची। ममता ने बीरभूम के बोलपुर में प्रशासनिक बैठक की और अफसरों के साथ विकास कार्यों का जायजा लिया। ममता ने बीरभूम से किसानों के पक्ष में अपना समर्थन जताया। All the 3 bills, draconian bills, the black bill, must be withdrawn immediately. And we strongly support the farmers. हम पूरा सपोर्ट करते हैं, किसान का साथ में हमसे रहेगा। बीजेपी ममता के खिलाफ आक्रामक है तो ममता बनर्जी भी बोल्ड स्टेप उठा रही हैं। 10 दिसंबर को डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। हमले के बाद 3 आईपीएस अफसरों पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब उनमें से एक को ममता सरकार ने प्रमोशन दे दिया है। आईपीएस राजीव मिश्रा को आईजी साउथ बंगाल पद से प्रमोट कर एडीजीपी साउथ बंगाल बना दिया गया है। वहीं भोलानाथ पांडे को पुलिस सुपरिटेंडेंट डायमंड हार्बर से ट्रांसफर कर एसपी होमगार्ड बना दिया गया है। पूर्वी दिल्ली के एमसीडी में कल बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जमकर बवाल हुआ। सदन में धक्का मुक्की, मारपीट के अलावा जूते चप्पल भी चले। माननीय के हंगामे की ये तस्वीर पूर्वी दिल्ली के एमसीडी सदन की है। सदन में हंगामा भरपा तो आम आदमी पार्टी की पार्षद मोहिनी जैनवाल ने हाथ में चप्पल उठा लिया और चलाने लगी। एमसीडी सदन में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सदस्यों में जमकर सिर फुटबॉल हुई। सिर्फ चप्पल ही नहीं चली बल्कि नारेबाजी, गाली गलौज, यहां तक कि हाथापाई भी हुई। सदन में पोस्टर लगाए गए और पोस्टर फाड़ दिए गए। सोमवार को पूर्वी दिल्ली एमसीडी की बैठक थी। आम आदमी पार्टी के मेंबर्स सदन में 2500 करोड़ रुपए के एमसीडी में कथित भ्रष्टाचार को लेकर पोस्टर लहरा रहे थे, तो बीजेपी पार्षदों ने एमसीडी के रुके फंड को दिलाने की मांग की। हंगामा इतना बढ़ा कि नेता विपक्ष मनोज कुमार त्यागी ने पूर्व महापौर विपिन बिहारी से हाथापाई कर ली, जिसके बाद मोहिनी जैनवाल ने चप्पल चला दी। हंगामे के बाद मेयर निर्मल जैन ने नेता विपक्ष मनोज कुमार त्यागी और पार्षद मोहिनी जैनवाल को 15 दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। अगर आपकी गाड़ी पे में कोई जाति सूचक शब्द लिखा है और अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यूपी में गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखे होने पर अब चालान कटना शुरू हो गया है। यूपी में अब इस तरह गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि अब पुलिस ऐसी गाड़ियों को पकड़ रही है और चालान काट रही है। सोमवार से यूपी ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी गाड़ियों पर एक्शन शुरू किया। लखनऊ के मुंशी पुलिस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस एक्शन में दिखी। यदुवंशी लिखी इस गाड़ी पर पुलिस ने पहले तो जाति सूचक शब्द लिखने के लिए धारा 177 के तहत चालान काटा, फिर गाड़ी में अवैध काली फिल्म लगाने और बिना मास्क के ड्राइविंग करने का भी चालान काट दिया। पुलिस के एक्शन के बाद जनाब अजीब तर्क देने लगे। लखनऊ का ये मुंशी पुलिया चौराहा है और आज लखनऊ में जगह जगह जो पुलिस है इस तरह से गाड़ियों को चेक कर रही है और जिन गाड़ियों में जाति लिखी है उनका चालान हो रहा है। जैसे ये गाड़ी है, देखिए इसमें काली फिल्म तो लगी है, साथ में पीछे यदुवंशी लिखा हुआ है। तो इस तरह से जिन भी गाड़ियों पे यदुवंशी, क्षत्रिय, शुक्ला, मिश्रा लिखा है उन गाड़ियों का चालान किया जा रहा है, क्योंकि ये गैर कानूनी है।
अयोध्या में युवक बुलेट पर राजपूत लिखवाकर सफर कर रहा था तो बुलंदशहर में भी ऐसी करीब आधा दर्जन गाड़ियों का चालान किया गया, जिन पर ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, त्यागी या गुर्जर लिखा हुआ था। फिरोजाबाद और मुरादाबाद में भी ऐसी ही गाड़ियों का पुलिस ने चालान काटा। पुलिस का कहना है कि गाड़ी की नंबर प्लेट पर नंबर होना चाहिए, इसे नेम प्लेट बनाने पर कानूनन कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में हर्षल ने यूपी में गाड़ियों पर जाति सूचक शब्दों पर एतराज जताया था। हर्षल ने इसे सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बताया था। पीएमओ ने यह शिकायत यूपी सरकार को भेजी थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जाति सूचक लिखी गाड़ियों पर एक्शन का फरमान जारी किया। मुंबई के चारकोप इलाके में शनिवार को एक मंदिर में आग लगी थी और 3 लोगों की मौत हो गई थी। और अब पता चला है कि 3 लोगों की मौत हादसा नहीं बल्कि उनको साजिश के तहत मारा गया। मुंबई के चारकोप के इस साईं मंदिर में शनिवार की रात आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। आग लगाकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, वो भी सिगरेट को लेकर हुए एक मामूली से विवाद में, जिसके बाद भावेश और उसके नाबालिग दोस्त ने 3 लोगों को मंदिर में ही आग लगाकर मौत के घाट उतार दिया। साईं मंदिर में लगी आग में युवराज पवार, सुभाष खोड़े और राधेश्याम गुप्ता की मौत हो गई थी। पुलिस को शुरुआत से ही इस मामले में शक था। पुलिस ने भावेश नाम के आरोपी को पकड़ा और पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये साईं बाबा मंदिर है और इसी मंदिर के अंदर 27 तारीख के तड़के सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे अचानक से आग लगी और चूंकि मंदिर परिसर में 3 लोग सो रहे थे, युवराज, महेश और एक और शख्स, इन तीनों के ही जलकर मौत हो गई। मृतक युवराज और भावेश के बीच पहले से अनबन चल रही थी। 25 दिसंबर को युवराज ने आरोपी भावेश को सिगरेट लाने को कहा, लेकिन इनकार करने पर लड़ाई शुरू हो गई। बदला लेने के लिए भावेश ने अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। 27 दिसंबर को स्कूटी से 5 लीटर पेट्रोल निकाला गया और साईं मंदिर में डालकर आग लगा दी गई। तब वहां युवराज के अलावा राधेश्याम और सुभाष भी सो रहे थे। तीनों झुलसकर मारे गए। शुरुआत में इसे हादसा बताया जा रहा था, लेकिन भावेश मौके से गायब था, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोचा और मामले का खुलासा हो गया। यूजुअल वो खाना खाने के बाद वही सोते थे, वही बाजू में रहते हैं, वही सोते थे। घर में से वो पेट्रोल का कैन लाया उसने, वो 5 लीटर पेट्रोल अंदर डाला उसके और उसने आग लगा दी। आरोपी भावेश और एक नाबालिग अब पुलिस की हिरासत में है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो मेलबर्न के मैदान से आ रही है। आपको बता दें कि मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। 4 मैच की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है। पहली पारी में अजिंक्य रहाणे ने शतक बनाया, 112 रन बनाकर रन आउट हो गए। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया की ये जो जीत है ये बेहद ही ऐतिहासिक है और इसी के साथ सीरीज भी 1-1 से बराबर, यानी कि मोमेंटम वापस इंडिया के पास। अब तीसरा और चौथा मैच है। तीसरा मैच सिडनी में होने वाला है। जिस तरीके से खिलाड़ियों की प्रदर्शन की बात करें तो दूसरे मैच में बॉलर्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और उसके बाद जब टीम इंडिया की बारी आई तो बल्लेबाजों ने भी साथ निभाया। अजिंक्य रहाणे जो इस मैच से कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही समझदारी से कप्तानी, ना सिर्फ कप्तानी की बल्कि टीम की को भी मजबूती दी। 112 रन उन्होंने पहली इनिंग में बनाए और शतक के साथ ही ये जो रन है उनके बेहद अहम टीम इंडिया के लिए साबित हुए। तो अजिंक्य रहाणे की ना सिर्फ यहाँ तारीफ करनी होगी, रविंद्र जडेजा की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाया। पहली इनिंग की बात करें तो 57 रन उन्होंने बनाए और मेरे सहयोगी वैभव बोला इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, जिस जीत की दरकार थी वो अब भारत की झोली में आ गई। जी बिल्कुल ज्योत्सना, अगर हम बात करें साल का चौथा टेस्ट मैच खेल रही थी इंडियन टीम और पहले तीनों मैच हारने के बाद चौथे टेस्ट में इंडियन टीम को जीत मिली है, तो कह सकते हैं इस साल का अंत भारतीय टीम ने बेहद ही शानदार तरीके से किया है। टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना हमेशा से एक बड़ा अचीवमेंट होता है और टीम इंडिया ने कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में, मोहम्मद शमी की गैर मौजूदगी में इस टारगेट को हासिल किया, इस जीत को हासिल किया। तो इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और यहाँ से आप अगले 2 मैचेस हैं, इस जीत के हीरो आप किसे कहेंगे?
देखिए, इस जीत की अगर हम बात करें तो इस जीत के कई हीरो हैं। जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी पारी खेली, रविंद्र जडेजा का ऑलराउंड प्रदर्शन रहा, और सबसे ज्यादा मैं यहाँ तारीफ करना चाहूंगा जो भारतीय टीम को एक नए ओपनर मिले हैं, शुभमन गिल। पहली पारी में अपना खेलते हुए 45 रन उन्होंने बनाए, और आज भी बिल्कुल हम ये कहना चाहेंगे मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा जल्दी आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल ने आज भी अपना विकेट थ्रो नहीं किया, क्रीज पे खड़े रहे और बहुत ही शानदार पारी खेली। तो 36 रन में 36 बॉल में 35 रन, बहुत ही अच्छी इनकी इकॉनमी रही है। जब भी क्रीज पर आते हैं, मैदान पर आते हैं, तो इसी सोच से उतरते हैं मैदान पर कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं। भले ही टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो, T20 हो, इनकी जो शैली रहती है, इनका जो माइंडसेट रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है कि आपको मैदान पर जाने हैं, रन बनाने हैं। और जब आप इस अप्रोच, बिल्कुल वैभव, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है जो मेलबर्न के मैदान से आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आपका रुख करेंगे।